अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी, पहले उन पर एक नज़र। पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों हारी, सदर जरदारी का तज्जिया। चीनी वजीर आजम की दौरे भारत के बाद पाकिस्तान आमद। इमरान खान अपने कदमों पर चलने लगे, तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधली के खिलाफ मैदान में। ब्लू पासपोर्ट किस किस को कैसे जारी हुए। जी, आपने देखा कि आज सबसे पहली खबर है सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में। शामी साहब, आज आप उनके मेहमान थे। नहीं, मेहमान तो हम नहीं थे, उनसे मुलाकात करने गए थे। अच्छा, लेकिन उनके यहाँ गए थे? उनके यहाँ गए थे, ठीक है। और उनसे मुलाकात हुई। उसमें हमारे उमर शामी साहब भी मौजूद थे और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी तशरीफ फरमा थे। तो मुलाकात हुई, कोई इलेक्शन का जिक्र हुआ, कोई सियासत का जिक्र हुआ, कोई माजी का जिक्र हुआ, कोई मुस्तकबिल का जिक्र हुआ। ठीक है। तो अब सदर साहब के कई जो न्याज़मंद हैं, जज्बाती हो चुके हैं जी, वो लिख रहे हैं कि जनाब सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए फौरी तौर पर, और नवाज शरीफ साहब से हलफ भी नहीं लेना चाहिए। जो ही पता चले कि जनाब वो कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं, सदर साहब अपने ऐवान से निकल जाए। अच्छा, ठीक है। मगर सदर साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ़राइज़ अदा करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत पूरी करूंगा। ठीक है। मुद्दत पूरी करने के बाद वापस आ जाऊंगा जहां से गया था, आवाम के दरमियान। और फिर वो क्या करेंगे? वो सियासत करेंगे। अपने जो टुकड़े, इस दिल के टुकड़े हजार हुए जो, हाँ। उनको जमा करेंगे। ठीक है। बिलावल को बुलाएंगे, आसफा को बुलाएंगे, और उनकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो कायम होंगी। लोगों से उनका तारुफ होगा, यहाँ के सियासतदानों से, यहाँ के मीडिया पर्सन से, और यहाँ के सियासी कारकुनों से। और फिर जो है लीडरशिप जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको मुंतकिल हो जाएगी। वो जो बार बार कहते हैं मैं लाहौर में डेरे लगाऊंगा, लाहौर में आके सियासत करूंगा, तो लाहौर में तो देखिए ना, उनका मकान तो मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ लाहौर रहें, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। वहाँ बिलावल हाउस तो लाहौर में भी मौजूद है, कराची में भी मौजूद है, और चाहे तो इस्लामाबाद में भी मौजूद हो सकता है। तो सदर साहब का ये मसला नहीं है, मगर वो बड़े पुख्ता इरादे के आदमी हैं और बड़े मुतमईन हैं। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं, यानी जो होने वाले वज़ीर आज़म, उन्होंने शिकवा किया था कि मुझे जनाब टेलीफोन नहीं किया मुबारकबाद का। उन्होंने वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए टेलीफोन भी कर दिया। ठीक है। फिर जो हमारे इमरान खान साहब हैं, उनको भी फ़ोन किया जी, उनकी मजाज पुरसी की। मेरे ख्याल को फूल भी भिजवाए। भट्टू साहब जो हैं वो बड़ा डेलीगेशन लेकर इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, उनकी मजाज पुरसी के लिए। तो ये सारे सदर साहब जो हैं वो कई ज़ेर बम देख चुके हैं। ठीक है। शिकस्त भी देख चुके हैं, फतह भी देख चुके हैं। लेकिन शाम साहब, ये जो शिकस्त है, इसके हवाले से जो सदर साहब का तज्जिया जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ, बाद में फिर उसकी तरदीद भी आ गई, नहीं जी ये हमारा हमने। और सदर साहब जो हैं, देखिए वो बातें बहुत सी तो उस वक्त उनके दिल में हैं। अच्छा। वो उस वक्त बयान करेंगे जब वो मार्केट में आएंगे, मैदान में आएंगे। अभी तो देखिए उनको तो ये मामला है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार था वो भी ख़त्म कर दिया गया इलेक्शन के हवाले से। तो ठीक है। और हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, मुझे मालूम हुआ कि सदर से मिलने से वो भी करने को उतराते थे। अच्छा। हाँ, एक आध बार गए खाने पर जी, और वो भी चुप करके बैठे रहे। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब का इल्ज़ाम है, तो शहबाज शरीफ साहब जाने, उनका इल्ज़ाम जाने भाई। वो तो बात यह है, शहबाज शरीफ साहब को भी अब ज़रा सोच समझ के इल्ज़ाम लगाने चाहिए, क्योंकि आगे सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। अच्छा। क्योंकि अब तो मामला और होंगे ना जी।
तो बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो तैयार हैं, अपनी ये जो शिकस्त है पीपल्स पार्टी की उसको उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया है। अच्छा, हाँ, और उसकी तौजीहात उनकी अपनी है, ये अपनी जगह मौजूद है। जो रोल रहा है उसमें अदलिया का और फिर इंतज़ामिया का, फिर इलेक्शन कमीशन का, उन सब पे बात हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर तो क्योंकि अदलिया ने रिटर्निंग अफसर दिए थे और जिम्मेदारी फिर उसी की हो गई ना सारी, बिल्कुल उसकी निगरानी की। ठीक है, लेकिन बात सदर साहब जो है उनको कोई परेशानी नहीं है, ठीक, वो अब सिंध में डेरा लगाएंगे। अब तो मुकाबला होगा ना सिंध में और खैबर पीके में और पंजाब में। अच्छा, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मुकाबला होगा। और सिंध में इनका मुकाबला करने का मूड है हाँ, गवर्नेंस के बिल्कुल मामले है, में? बिल्कुल है। ठीक। शामी साहब, चाइनीज वजीर आजम, अपने सदर से हम जरा दूसरे वजीर आजम, चीनी वजीर आजम, एक तो इनके नाम का तलफ़ुज़ जो है वो अंग्रेजी में जो हिज्जे लिखे हुए हैं, हाँ, वो तो है ली किंग हाम। नहीं, अच्छा, ली की च्यां। अच्छा, ली की च्यां, ठीक है। जब आप चाहे तो गाफ लगा दें और गाफ साइलेंट हो जाए। ठीक है, अंग्रेजी में भी होता है ना बहुत से लफ्ज़। जी बिल्कुल। ली की च्यां, ठीक है। तो ये हमारे ये मैंने चाइना फोन करके ना जी, हमारे उस्मान शामी साहब जो वहाँ हैं मेरे बरखुरदार, अच्छा, उनसे मैंने तलफ़ुज़ मालूम किया कि तलफ़ुज़ है क्या सही। ठीक, तो उन्होंने बताया, वो चाइनीज भी पढ़ रहे, बिल्कुल। उन्होंने कहा ली की च्यां। ठीक है। तो ये पहली दफ़ा, ये गुज़श्ता मार्च में बरसर इक़्तिदार आए थे, बिल्कुल, और पहले गैर मुल्की दौरे पर निकले हैं। और ये कोई हफ्ता 10 दिन का दौरा है इनका। पहले इन्होंने इंडिया आना है, बल्कि आ चुके हैं। जी, आ चुके हैं। इंडिया का तो मुकम्मल हो गया दौरा, कल पाकिस्तान पहुंचेंगे जी, फिर ये जाएंगे स्विट्जरलैंड और वहां से जाएंगे जर्मनी। अच्छा, तो 4 मुल्कों का दौरा है। ठीक है। और बस अब शामी साहब, वाई इंडिया फर्स्ट? जब चाइना की बात आती है और फिर इंडिया की और चाइना की अगर कुर्बत हो तो हमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे होते हैं। किस बात के तहफ़्फ़ुज़ात? मतलब एक अगर पाकिस्तान आने से पहले वो इंडिया चले गए, नहीं तो क्या करते फिर आप? यानी आप जी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक बंदा कराची से आया है, कराची से आ रहा है, पहले साहिवाल को चला गया, लाहौर क्यों नहीं आया? पहले खानेवाल को चला गया, साहिवाल नहीं आया। भाई रास्ता ये है, वो रास्ता उनको, वो वहाँ रुके हैं इंडिया में, ठीक है, 3 दिन वहाँ क़याम किया है, उसके बाद पाकिस्तान आ गए। ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक इशारे इस तरह के बन रहे हैं, इंडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप खासी बेहतर हुई है। अगर चेक अभी बॉर्डर पर झड़पें हुई जी, दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया में बड़ी हाहाकार मची, और इंडिया के साथ चीन का सरहदी तनाज़ा मौजूद है। बिल्कुल, वो जो बॉर्डर है लद्दाख का, तिब्बत का, उस पर एक, और दलाई लामा क्योंकि वहाँ मौजूद है, तो चीन के लिए वो कोई पसंदीदा बात नहीं है। और वहाँ झड़पें हुई दोनों मुल्कों की। चाइना के बकौल इंडिया ने जो मुतनाज़ा इलाका है वहाँ को अपनी तनसीबात कायम कर ली। ठीक है, तो वो फिर तनसीबात गिरा दी गई। अच्छा, अब बिल्कुल, इतना हंगामा हुआ चंद रोज पहले कि इंडियन मीडिया में शोर मच गया कि दौरा जो है ना चीनी वजीर आजम का, वो मनसूख कर दिया जाए। और सलमान खुर्शीद जो थे वजीर खारजा, वो उसकी तैयारी के सिलसिले में बीजिंग जा रहे थे, उनको रोक लिया जाए। अच्छा, लेकिन बहरहाल जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बड़ी दानाई से दोनों मुल्कों ने उन मामलात को संभाला। सलमान खुर्शीद वहाँ गए बीजिंग, अब इंडिया तशरीफ लाए, और इंडिया के साथ उन्होंने ये बड़ी अजीब बात की, उनका जो इंडिया का और चाइना का जो मॉडल है रिलेशनशिप का, ये दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी नमूना होना चाहिए। सरहदी तनाज़ात भी मौजूद हैं, इख्तलाफात भी मौजूद हैं, ठीक, और कॉपरेशन भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, और तिजारत बढ़ाने की बात हो रही है। इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान सालाना तजारत हो रही है कुछ $60 अरब की जी, और 2015 तक टारगेट है 100 अरब डॉलर तक लेके जाने का। शाम साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी चीन के वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। शामी साहब, अब हमारे यहाँ तो हुकूमत जो है वो चंद दिन की मेहमान निगरान है और उसके भी सिर्फ चंद दिन रह गए, तो ऐसे में चाइनी वज़ीर आज़म की आमद और फिर क्या हम कोई मीनिंगफुली आगे बढ़ सकते हैं? देखिए बात यह है कि पहले तो चीन के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल जी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म खोसो दोनों करेंगे, ठीक
ठीक है ना, ये गैर मामूली बात है प्रोटोकॉल के एतबार से। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो रिलेशनशिप है उसकी भी अक्कासी कर रही है। किस तरह की रिलेशनशिप है ये? प्रोटोकॉल की दर्जाबंदी की मोहताज नहीं है। अच्छा। ये जो एक खास कैफियत है दोनों की दोस्ती की, ठीक है, जिसमें कोई इस तरह हर चीज जो है वो बाला ताक रखी जा सकती। देखिए बात सुने, अगर आम हालात होते और पाकिस्तान ना होता, ठीक है, तो या श्रीलंका होता या कोई और मुल्क होता, वहां इलेक्शन हो चुका होता, हुकूमत खत्म होने वाली होती, तो मेरे ख्याल चीनी वजीर आजम जो है इस तरह उस दौरे पर ना आते इस मुल्क के। अच्छा। क्योंकि आम तौर पर ये दौरे होते नहीं है, दौरे जब तक के मुस्तकिल इंतजार कर लेते, ठीक है, 4 दिन के भाई हुकूमत नहीं आ जाए तो फिर वहां उनसे गुफ्तगू हो और मामला तय हो। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किसी हुकूमत के मोहताज नहीं है। अच्छा। ये एक तसलसल है ताल्लुकात का। कोई फौजी हुकूमत होगी या अवामी हुकूमत होगी, सदारती होगी या पार्लिमानी होगी, पीपल्स पार्टी की होगी या मुस्लिम लीग नून की होगी, निगरान होगी या कोई और होगी। अच्छा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है, पाकिस्तान के नजदीक और चीन के नजदीक अकीदा है एक। ठीक। ये रिलेशनशिप जो है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी निगरान हुकूमत है वो तय कर लेगी और आने वाली हुकूमत उसकी पाबंदी करेगी। हाँ। तो अगर चीन के वजीर आजम गुजर जाते और पाकिस्तान ना आते, उसकी एक बड़ा बुरा मैसेज होता। अच्छा। क्योंकि देखें, वो आप मेरे मोहल्ले में आए, आपके किसी दोस्त ने खाना कर दिया, आप मोहल्ले में आए और भाई रह रहे हैं आपके, बिल्कुल, उसको मिले नहीं, तो बहन रह रही है उसको मिले नहीं और चले गए, तो फिर भाई और बहन नहीं गए, उसके दिल पे तो कुछ छुरी चलती है ना। बिल्कुल। तो ये मुमकिन नहीं था कि वो इस मोहल्ले में आए, साउथ एशिया में आए, भारत में जाएं और पाकिस्तान से आए बगैर आगे गुजर जाएं। अच्छा शामी साहब, हम डिस्कनेक्ट करके खुद को देखें, भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं। नहीं, ये एक मैसेज है उनका। अच्छा। कि पाकिस्तान के साथ चीन के अपने ताल्लुकात हैं और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात। ठीक। इंडिया के साथ तो हैं उनके ताल्लुकात और हमारे साथ है कुछ इससे मुख्तलिफ चीज। आप उसको भाईचारा कह लीजिए, रिश्तेदारी कह लीजिए, उसे याराना कह लीजिए, ठीक, उसे इश्क कह लीजिए, कुछ और है जो इंडिया और चाइना के दरमियान नहीं हो सकता, बल्कि किसी दूसरे मुल्क के और चाइना के दरमियान नहीं तो है। हमें बिजली का रिएक्टर मिल जाएगा? देखिए, बिजली के रिएक्टर तो आपको, असल में बिजली के मसले का आसान हल नहीं है। रिएक्टर जेब में डाल के वो नहीं ले रहे। आप पहले भी चश्मा प्लांट जो है, कई 5 लगने हैं वहां जी, 2 लग चुके हैं, काम जारी है, 300 मेगावाट 350 मेगावाट के, और ये एक दिन का मामला नहीं है। अब वो हमारे इंडियन दोस्त तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 1000 मेगावाट का प्लांट देगा चीन। दे सकता है चीन, अगर अमेरिका इंडिया को दे सकता है तो पाकिस्तान को चीन दे सकता है। एनर्जी पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन ये देखिए, इस पे वक्त लगता है, इंस्टॉलेशन होती है। हमें अपना जो फौरी मसला हल करने के लिए कोई हंगामी इकदाम करने पड़ेंगे और वो हंगामी इकदाम जो हैं वो हमारी अपनी तदबीर से होंगे। तो हम उनसे पैसे भी मांग सकते हैं थोड़े? नहीं, हमें इस तरह की बात, चाइना से आपको इस तरह नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, ये आप उस तरह का मामला न करें कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या देंगे और हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी देने पर, वो आपके साथ कोऑपरेशन पर, आपके अमली ताउन करने पर यकीन रखता है। वो पैसे बांटते नहीं फिरता। वो आपको फकीर नहीं बनाना चाहता, आप अपने पांव पे खड़ा करना चाहता है। जी। शाम साहब, कल आपने एक खबर दी थी इमरान खान साहब के हवाले से, और आपने कहा था कि आज का दिन यानी 21 मई का दिन उनका बड़ा अहम होगा। आज माशाल्लाह उन्होंने जैकेट पहन ली, वो जैकेट चले पहन ली और उनके चलने में उनको कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई जी। और 2 दफा चलाया डॉक्टरों ने, 3 दफा उनको बिठाया उठाकर। ठीक है। और उम्मीद यह है कि कल इंशाल्लाह वो अस्पताल से फारिग हो जाएंगे। तो उसी तरह एक्टिव हो जाएंगे या अभी कुछ दिन? नहीं, अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जो उनकी इनएक्टिविटी इस वक्त थी उससे तो बहुत मुख्तलिफ मामला हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ही वो पांव पे खड़े हुए हैं, उधर एहतजाज शुरू हो गया शाम साहब पीटीआई की तरफ से। इस वक्त नहीं, प्रेस पीटीआई क्लब की के तरफ से सामने तो एहतजाज है, प्रेस क्लब के सामने है। वो कह रहे हैं कि धांधली हो गई है कई नशिस्तों पर, जो तफसीलात आ रही हैं कई नशिस्तों की बड़ी होशरुबा है।
जी। अभी तो आप देखिए जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मुझे तफसील भी भेजी है कि कितने ऐसे बैग थे जिनकी सीलें तोड़ी हुई थी, कितने ऐसे बॉक्से थे जिनको ट्रेजरी में रखना चाहिए था, उनको ओपन रखा हुआ था, कितने ऐसे बैलेट पेपर हैं जिनके पीछे मोहर नहीं है, कितने ऐसे बैलेट पेपर हैं जिनका कोई हवाला नहीं है, निशान नहीं है, कितनी ऐसी कापियां हैं जो गायब हैं। तो ये बेशुमार बेकायदगी हुई है और उसकी उन्होंने निशानदेही की है। आप देखिए इमरान खान साहब तो ये बात कह रहे हैं, और अगर लाहौर में, कराची में जो सेलेक्टिव हलके हैं, इब्तदा में वहां अंगूठा ऑडिट करवा लिया जाए जी। तो ये तो पता चल जाएगा ना कितने अंगूठे जो हैं वो जाली थे और कितने अंगूठे ऐसे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। एक एक अंगूठे पे 100 की शहादत होगी, फिर आप उनको तलाश कीजिए, फिर आप तलाश कर लेंगे, फिर उन अंगूठों को तलाश करेंगे ये किसके हैं, फिर उनको पकड़ेंगे, फिर तफ्तीश होगी, पूछा जाएगा आपने किसको वोट दिया, किसके कहने पर, किसने आपको फैसिलिटेट किया। मैंने तो यह भी सुना है कि कराची के बाज हलकों में तो अंगूठे ही प्लास्टिक के बनाए हुए हैं। अच्छा, वो प्लास्टिक का अंगूठा लगता है ताकि उसका कोई वाली वारस ही ना हो। लेकिन ये भी मालूम हो जाएंगे कराची का ऑडिट हो कितने प्लास्टिक के अंगूठे लगे हैं। ठीक है, तो ये हर चीज जो है वो कहा ना हाफिज जलंधरी ने, ये खूब क्या है, ये जिश्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है। बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। और अभी तो आप देखिए ये जो इलेक्शन हुए हैं इनमें तो जनाबे वाला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने रिटर्निंग अफसर दिए थे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अदालती अफसर रिटर्निंग अफसर होंगे, और इसमें तो अब उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतने इख्तियार दे दिए गए थे कि कहा कि कानून में कोई चीज लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये एक ऐसी तशरीह की गई कानून की कि कोई फैसला भी आप कर सकते हैं, किसी कानून साजी की जरूरत नहीं है, किसी निगरान हुकूमत के पास जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले किसी मुस्तकिल हुकूमत के पास को जाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे इलेक्शन कमीशन कर दे, क्योंकि दस्तूर कहता है कि आजादाना मुनसफाना इंतखाबात होने चाहिए। अब जब इंतखाबात हो गए हैं, पिटीशनें आ रही हैं, तो कभी हाई कोर्ट से स्टे मिल रहा है, कभी हुक्म हो रहा है आप ट्रिब्यूनल में जाएं। तो भाई जब आपने हर कायदा जाब्ता पसे पुश डाल दिया, ये कहकर के इलेक्शन कमीशन मुख्तार कुल है, तो अब ये जांचने के लिए कि मामला दुरुस्त कहीं हुआ है कि नहीं हुआ, गिनती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अंगूठे का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं, अब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तरफ इशारे कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दीजिए, फिर उसको यहां भी आजादाना काम करने दीजिए। पहले तो देखिए ना इंतजामिया के सारे इख्तियार तो सल्ब कर लिए गए। बिल्कुल, जब सल्ब कर लिए गए तो फिर इलेक्शन कमीशन आप उन्हें इस्तेमाल करें और अदालतें वो इख्तियारात उनको इस्तेमाल करने दें। अब अदालतों को क्यों नुक्ते याद आ रहे हैं और सोचे याद आ रहे हैं और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की दफात याद आ रही, क्यों? जब पहले सिर्फ आप कहते थे दस्तूर की दफा जो है उसके तहत आजादाना इंतखाबात होने हैं जी। तो देखिए ये मामला दुरुस्त नहीं है। अदलिया का वकार इससे वाबस्ता है। अदलिया को अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्टें मंगवानी चाहिए, गिनती करानी चाहिए, अंगूठा ऑडिट कराना उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, और कौम को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाड़े में नहीं डाल देना चाहिए, मुतमईन करना चाहिए, मुतमईन करना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो 4-4 साल फैसले नहीं करते, मर जाता है मरीज, उसके बाद जनाब उसकी जनाब दवा देने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं उन पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये जनाबे वाला इस पर गौर कर लीजिए, वरना तो फिर करीब है यारो रोज़े महशर, चुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं, आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। आज ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बड़ी बात हो रही है और मैं शामी साहब से पूछ रहा था ब्रेक में कि कभी आपने भी ब्लू पासपोर्ट लिया? ये ब्लू लफ्ज जो है ना जी, इसकी भी अपनी एक दुनिया है। ब्लू फिल्में कैसी होती हैं, फिर ब्लू पासपोर्ट जो है वो तो बड़ा मौजूद हो जाता है, लेकिन उसको भी उसी फिल्मों की तरह बना दिया गया है। हाँ। तो अभी तो बड़ी हाहाकार मची हुई थी हमारे यहाँ के पासपोर्ट नहीं मिल रहे, पासपोर्ट नहीं बन रहे, 25-25 हज़ार रिश्वत देनी पड़ रही है। फिर वो जो कंपनी थी जो वो लेमिनेट करने वाली,
वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। बिल्कुल। अब ये निगरान हुकूमत ने जहाँ को अच्छे काम किए हैं उनमें से एक काम ये भी है कि जुल्फकार चीमा साहब को डीजी लगा दिया गया इमिग्रेशन और पासपोर्ट का, और वो हमारे साथ मौजूद है। वो मौजूद। अब जरा इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब आप ये बताइए कि अब पासपोर्ट की दुनिया को आपने दुरुस्त कर दिया? जी मोहतरम शामी साहब, सूरत हाल ये है कि 9 अप्रैल को मैंने यहाँ चार्ज लिया और उस दिन की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इट वाज इन कंप्लीट शैम्बल्स। लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे, लोग बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। और पता ये चला कि लैमिनेशन पेपर जो पासपोर्ट के पेज 2 पे लगता है उसकी सप्लाई बंद हो गई, उसकी सप्लाई बंद हो गई थी। ठीक। और प्रैक्टिकली ये जो बदनाम टाउट और एजेंट हैं इन्होंने टेक ओवर कर लिया हुआ था, होस्टेज बना लिया था इस महकमे को। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने जुलूस निकाल रहे थे, मुल्क की बदनामी हो रही थी बेपनाह। तो बहरहाल हमने 3 डायमेंशंस पे काम शुरू किया कि एक तो लैमिनेशन पेपर की सप्लाई बहाल हो ताकि लोगों को पासपोर्ट मिलें। ठीक। दूसरा घर की सफाई हो कि वो जो एक अनहोली अलायंस बना था टाउटों और एजेंटों और हमारे डिपार्टमेंट के जो करप्ट एलिमेंट्स का, उनका सफाया किया जाए। अच्छा। उस पे भी बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया गया। अपने जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनमें से बहुत से सस्पेंड हुए, कईयों को हटाया गया। कितने लोग थे ऐसे? एजेंटों के खिलाफ अब तक कई दर्जन हमने कई मुअत्तल किए और बहुत से हटा दिए। अच्छा। और दर्जनों एजेंट और टाउट जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, पुलिस के जरिए हमने उन्हें अरेस्ट कराया हर जगह ही। अच्छा। तकरीबन हर जगह। ये पासपोर्ट के दफ्तरों के बिल्कुल सामने इन्होंने थड़े बनाए हुए थे। ठीक। और ये लोगों से, जिस तरह आपने सही फरमाया, 15,000 20,000 रुपया बटोरते थे और चूंकि लोगों को मिल नहीं रहे थे तो इसलिए मजबूरन वो उनको पैसे देते थे। बहुत बुरे हालात। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लैमिनेशन पेपर की सप्लाई बहाल हुई है। हमें वो सप्लाई क्यों नहीं हो रही थी? चीमा साहब सप्लाई क्यों नहीं हो रही थी? सप्लाई इसलिए नहीं हो रही थी कि ये फॉरेन कंपनीज को इन्होंने ठेका देना होता है जो इनको सप्लाई करती हैं। ठीक। जब पुराना इनके पास स्टॉक खत्म हो रहा था, इनको देखना चाहिए था तो बड़ा बर वक्त नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट देने में इन्होंने बहुत ताखीर की और इस सिलसिले में बड़ी बातें हो रही हैं। होना तो ये चाहिए था हाईएस्ट लेवल पे इसकी इंक्वायरी प्रॉपर हो और जो भी इसकी ताखीर का बायस बने। बहुत होते रहे, ताखीर हुई जी, कोई भाव होते रहे। देखें शामी साहब, अब जाहिर है मैंने चूंकि इसकी इंक्वायरी नहीं की, मगर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर हर आदमी जानता है, हर अफसर जानता है कि क्या सूरत हाल थी और कौन इसका जिम्मेदार है और कौन क्या करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं। तो आपने नॉट अ सीक्रेट। आपने फिर इसका टेंडर दे दिया, इसका ऑर्डर दे दिया? जी, ये ऑर्डर जो है ये हमसे पहले हुआ। दूसरी कंपनी जो है वो हाई कोर्ट चली गई, स्टे ऑर्डर हो गया। ठीक। और उसके बाद फिर स्टे वकेट हो गया और अब वो जो टेंडर का प्रोसेस है वो भी चल रहा है। और उससे पहले हमने 15 लाख वो पैचेस, एक पैच का एक पासपोर्ट बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर से समरी मंजूर करवाई बाकायदा रूल्स के मुताबिक। पेपरा ने उसकी अप्रूवल दी और वो हमने खरीदे, जिससे ये सप्लाई बहाल होगी और लोगों को पासपोर्ट मिल रहे हैं। और मैं आपको बड़ी खुशी से ये बता रहा हूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत ही परेशान थे, उनके कईयों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, कईयों ने यहाँ शादियों पे आना था, उनके कल हमने तमाम बैकलॉग निकाल दिया और तमाम मुल्कों में जहाँ से दरखास्तें आई थी वो लाखों में थी, वो सब के प्रिंट करा के सफारत खानों को भिजवा दिए गए हैं। चीमा साहब, आपने कहा कि ये जो ब्लू पासपोर्ट हैं ये भी बांट दिए गए, साइकिल वालों को, रेड़े वालों को दे दिए गए। ये ब्लू पासपोर्ट की इंटाइटलमेंट क्या है, किसको मिलना चाहिए? ये शामी साहब यहाँ आके, इस महकमे में आके आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें कुछ अनर्थ हुई तो बड़ा ही अफसोस और दुख हुआ कि किस तरह इदारे बर्बाद होते हैं। एक तो ये हुआ कि हमारी फॉरेन
पोस्टिंग्स बिल्कुल मेरिट से हट के की गई और बिल्कुल सिफारिशों पे लोगों को भेज दिया गया मुख्तलिफ जगहों से। एक दिन के लिए इस पासपोर्ट ऑफिस में डेपुटेशन पे ला के अगले दिन उसको अमेरिका, अगले दिन लंदन, अगले दिन कुवैत, इस तरह कर दिया गया। अच्छा। वो हमने मिनिस्ट्री को लिख के दिया है, बाय नेम लिखा है कि ये पोस्टिंग्स आप यहाँ से मेरिट के ख़िलाफ़ हुई हैं और इनको कैंसिल किया जाए। ठीक। अगर आपने इदारे बर्बाद करने हैं तो ज़ाहिर है कि मेरिट छोड़ दें और सिफारिशों पे काम शुरू कर दें, इदारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इदारे को अगर आपने बहाल करना है, उठाना है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और मेरिट होगा। दूसरा, ये जो आपने फरमाया है, मेरे लिए ये इंतहाई तशवीशनाक बल्कि खौफनाक इंकशाफ था कि इस कदर लोगों को जो एंटाइटल्ड नहीं थे उनको सरकारी पासपोर्ट, जिसको ब्लू या ब्लू रंग का पासपोर्ट होता है, ग्रेटेस्ट पासपोर्ट, वो दे दिए गए। वो बाकायदा कानून है, उसका रूल्स है, मैनुअल है कि कौन कौन एंटाइटल्ड हैं। यहाँ अपने वर्करों को, एक्सपोर्टरों को, दोस्तों को कोई आया है तो उसको इस तरह बांट दिया, रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया और उनका सर बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ। इस कदर गलत इस्तेमाल हुआ कि मुल्क के लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए और कई यूरोपीय ममालिक ने ब्लू पासपोर्ट पर वीज़ा देना बंद कर दिया। इतनी हमारे सरकारी पासपोर्ट की तौहीन हुई और ये बेतौकीर हुआ हमारा ये दस्तावेज। मतलब ये ऑर्डर कौन कर सकता था, किसके हुक्म पर ये होता रहा? ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो मदारुल महाम थे, जो सरबराह थे, उनके ऑर्डर से ये होता रहा और ये बिल्कुल वजीर साहब को इस तरह बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत है और ये नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल से पैदा हुए हैं। डॉक्यूमेंटरी ट्रैक भी है इसका चीमा साहब? बिल्कुल है और हमने लिख के भेजा है मिनिस्ट्री को कि ये लोग एंटाइटल्ड नहीं थे और इनके पासपोर्ट ग्रेटस यानी सरकारी कैंसिल किए जाएं और उनकी तादाद 2000 से ज्यादा है जी। अच्छा, अभी आप ये बताएं, इन्होंने पासपोर्ट 10 साल के लिए भी तो कर दिया था ना इजरा उसका? जी हाँ जी जी। वो एक और देखें, बहुत ही मैं हैरान हूँ। मैं आइंदा बल्कि आपकी वसादत से ये एक ख्वाहिश है और दरख्वास्त है, जो भी हैं फैसला साज, हाँ जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैं कहता हूँ जी उसको लगाया जाए जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, जिसको इस धरती से मुल्क से कुछ कमिटमेंट हो जी। देखें 5 साल के लिए वैलिड है पासपोर्ट और ऑन वन फाइन मॉर्निंग दिल में मजाज में कुछ आया, चलो जी आज से 10 साल के लिए वैलिड। ना पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, ना कैबिनेट से अप्रूवल ली गई। ये शामी साहब वो महकमा है जो चंद उन महकमों में रह गया, वरना तो इदारे बर्बाद हो गए। रेलवे PIA वगैरह जो लॉस में है, ये सालाना 13 अरब रुपए कमा के मुल्क के खजाने में जमा कराता है जी। मगर इससे तो घाटा पड़ गया होगा। अब अगर 10 साल के लिए विदाउट एनहांसिंग द फी नहीं बढ़ाई गई, फीस नहीं बढ़ाई गई, ठीक, और 10 साल के लिए वैलिड करार दे दिया गया, आप अंदाजा करें कि मुल्क की इकोनॉमी पहले ही कितनी कमजोर है, तो वो उसको अरबों रुपए का नुकसान, अरबों का शामी साहब नुकसान आदमी दिल आधी कर दी इनकम। तो ये इस तरह के फैसले किए गए, हमने वो भी लिखा है, वो भी टेकअप किया है जी कि ये अगर 10 साल के लिए वैलिड हो तो उसकी फीस बढ़ाई जाए। चीमा साहब, जो कुछ आपने किया है और जिस तरह इस महकमे को दुरुस्त किया है, उससे तो मुझे खौफ लाहक हो गया कि पाकिस्तान को भी दुरुस्त किया जा सकता है और बहुत चंद रोज में किया जा सकता है। पाकिस्तान को शामी साहब, मेरा ईमानदारी से खुदा शाहिद है, बिल्कुल ईमान है, इसी तरह जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस मुल्क को बिल्कुल 100% ठीक किया जा सकता है। और चंद लोग अगर दामन पर दाग ना हो, नेक नीति से काम करें और इरादा हो कि मैंने ये ठीक करके छोड़ना है, बिल्कुल पूरे मुल्क को ठीक किया जा सकता है। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। आप तो कह रहे पाकिस्तान को इसलिए जो हमारे हालात हैं वो भी दुरुस्त हो सकते हैं भाई, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है। साहब जैसे लोग कहां से लाए? अब आप 50-100 आदमी आ जाएं और ऊपर उनके जनाब दयानतदार लोग बैठे हों, मसला ही कोई नहीं है। शाम साहब, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट आपके सवालात का, और शामी साहब शकील अहमद साहब ने एबटाबाद से ये सवाल किया है। बहुत सारे अल्फाज में उन्होंने ये पूछा है कि क्या कराची की सियासी सूरत हाल में बाहर के मुल्कों का भी कोई अमल दखल है? किसमें? कराची की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे, उसमें। और भाई साहब अपना घर दुरुस्त कर लें। अगर जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त नहीं होगी तो जनाब जरासीम जो हैं हमला कर देंगे। ठीक है, ये हम इन चक्करों से निकल जाएं, अपना घर दुरुस्त करें। अभी देखिए चीमा साहब जो हैं जी, 3-4 हफ्ते में उन्होंने कहाँ से कहाँ मामला पहुँचा दिया, और पासपोर्ट का मसला जो हल होता नज़र नहीं आ रहा था, हल करके दिखा दिया। हिम्मत चाहिए। अभी अब देखिए क़य्यूम निज़ामी साहब का मैसेज आया है, वो कहते हैं जो नया कानून है उसमें 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किसी भी दरख्वास्त का फैसला करना पड़ेगा। ठीक है क़य्यूम निज़ामी साहब, आपकी बात भी दुरुस्त है, मेरी भी दुरुस्त है, क्योंकि माजी में जब भी कभी ये टाइम दिया गया है, कोई हद मुकर्रर की गई है, कभी उसको उसकी पैरवी नहीं की गई, कभी उसकी तामील नहीं की गई। वकील सलामत रहे हमारे मुल्क के, ऐसी तारीख पे तारीख देंगे, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, कभी कोई और काम पड़ जाएगा, और ये 4 महीने की बजाय मामला आगे 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 चलता चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की ये जो मामलात हैं, ये टाइम फ्रेम से मेरी कोई ज्यादा उम्मीद वाबस्ता नहीं है। शाम साहब, ये जो आप कह रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ना हो, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो टाइम लगाते हैं, तो इस डिले को आप इलेक्शन कमीशन को किस तरह कहते हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो जाना चाहिए, ठीक है, तो उजरदारियां हों, लेकिन जहां गिनती में आप जा रहे हैं, गिनती कराना चाहते हैं, बेकायदगियां बेशुमार हुई हैं, उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और उसमें अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि गिनती करा लो, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, गिनती नहीं करा सकती, क्यों? हाई कोर्ट क्यों रोक रही है, क्यों स्टे दे रही है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, कोई आप परवाह नहीं किसी आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, आप जो चाहें करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपकी। उस इंटरप्रिटेशन को अब नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं। शाह साहब, नजर अब्बास साहब है नारोवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर कासमी साहब कहते हैं चन्योट से कि 1 बजे से बिजली बंद है, इसलिए प्रोग्राम नहीं देख सक रहा। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे, और क्या कर सकते और बिजली आए तो देख लीजिएगा, वरना इंटरनेट सलामत। कल सही। नजर अब्बास साहब है नारोवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम नजर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम शाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हजूर, आपने ये जो इलेक्शन धांधली के मुतल्लक बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन एक धांधली मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा तल्लक है हल्का पीपी 135 नारोवाल से। ठीक जी, उसमें हजूर साहब से पहले तो डीपीओ साहब ने हमारे कैंडिडेट को 5 घंटे गिरफ्तार रखा, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रिजाइडिंग अफसरान थे ना जो जी, थैलों में वोट इतने नहीं है शामी साहब, इन्होंने खुद वहां पे रिजल्ट तैयार किए हैं। मगर एक कैंडिडेट ने अगर 1200 वोट लिया है, 501 ने लिया है, 701 ने लिया है, वो 700 वाले को इन्होंने आगे एका डाल के 1700 कर दिया है। इस तरह भी इनके जो वोट इन्होंने डाले हैं ना एक अंगूठे से, वो थैलों में पूरे नहीं है सर। आप जुल्फकार चीमा साहब को एक डिस्ट्रिक्ट एक दिन में दें, देखें 10 दिन में सारी धांधली बाहर आ जाएगी। चलिए, बड़ी नजर अब्बास साहब, आपके जज्बात जो हैं उनका भी बड़ा एहतराम है। आप क्या कहें, किसके सपोर्ट करें इनको? इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सपोर्ट करें, या सुप्रीम कोर्ट का जो वो घंटी आदल की वो हलाएं? अभी तो ओरिया मकबूल जान का मैसेज आया है, उन्होंने भी ये जो हुई है ना पोस्टिंग ट्रांसफर, मतलब प्रमोशंस जी, यानी ये जो सरकारी अफसरों की, वो भी ग्रेड 20 के अफसर है माशाल्लाह, 21 में जाने वाले, 22 में जाने वाले, जो उनकी तकर्रियों का तरीक़ेकार है, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है कि किस तरह सियासी आलूदगी में लिथड़े हुए लोग जो हैं वो तरक्की पा जाते हैं, और जो जमीर की आवाज पर लब्बैक कहें उनको लाइन में पीछे खड़ा कर दिया जाता है। वो कहते हैं 28 मई को बहस होगी, इसे समात के लिए मंजूर कर लिया गया है। तो ओरिया मकबूल जान साहब, आपको मुबारक हो कि ये जनाब अब आपकी सुनवाई हो गई। अब याद हम आपके इंतजार करेंगे 28 मई का और उस दिन आपके दलाइल का। उस्मान साहब हैं लाहौर से। जी उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैं पिछले प्रोग्राम में आपने एक इज़हार ख्याल किया था कि जो लोगों ने वोट दिए और उनके कैंडिडेट हार गए हैं,
कि जी वो वोट जाया हो गए, उसके बारे में मैं एक चीज का तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। जाया कैसे हो गए जी? कि जिन लोगों ने वोट दिए और उनके कैंडिडेट्स हार गए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और हवाले से बात और हवाले से नुमाइंदगी के रेफरेंस हाँ जी, तो वो मैं ये कहना चाहता था कि वो वोट जाया नहीं जा सकते, एक एक वोट कीमती हो जाएगा अगर के जो हम लेडीज की मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की नशिस्तें डाले गए वोटों के तनासब से तकसीम कर दी जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसके लिए तब्दीली करनी पड़ेगी कानून में, और कानून में तब्दीली मैं कर नहीं सकता। तो कानून के ताबे तो अब नशिस्तों की बुनियाद पर तकसीम होगी। वैसे ये बात ख्याल बुरा नहीं है कि ये नशिस्तें जो है ख्वातीन की, बल्कि मैं तो कहता हूं कुछ और नशिस्तें भी होनी चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए, दानिश्वरों के लिए, वकीलों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जो वोटों की बुनियाद पर तकसीम। ये दानिश्वरों की बात आप मुझे देख के कर रहे हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह टिकट होल्डर है ना। आपसे तो जी, आपकी वजह से तो मैं कह रहा था। जावेद साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।